विश्व स्तरीय ये प्रमाण पत्र, मेडल और तरह तरह के प्रशस्ति पत्र उनकी उपलब्धियां साफ तौर पर बयां कर रही हैं। चिकित्सा जगत में अलग अलग विधाएं हैं। एलोपैथ के अलावा कोई प्राकृतिक तरीके से, कोई होम्योपैथ से, तो कोई आयुर्वेद से लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने में लगा हुआ है। लेकिन इन्हीं में से एक खास तरीका है एक्यूपंक्चर, और इस क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र कुमार हाजरा आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर हाजरा आज झारखंड के चिकित्सीय क्षेत्र में किसी धरोहर से कम नहीं। कोरोना काल में भी उन्होंने निस्वार्थ सेवा कार्य जारी रखा। अब तक हजारों लोगों को बगैर सर्जरी आरोग्यता प्रदान करने वाले डॉक्टर हाजरा आज मिथिला वर्णन के साथ सीधी बातचीत में पेश हो रहे हैं। वह बताएंगे कि किस तरह एक्यूपंक्चर पद्धति इस कोरोना काल के दौरान कारगर साबित हुई है और किस प्रकार से यह लाभदायक है। आइए मिलते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो एक्यूपंक्चर चिकित्सा के क्षेत्र में न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में अपनी ख्याति बना चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. हाजरा। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे वर्तमान कोरोना काल को लेकर। डॉक्टर साहब, अभी पूरी दुनिया तबाह है इस कोरोना महामारी के दौर में। इसमें एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति का क्या सहयोग हो सकता है, इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर कृपया आप बताने का कष्ट करें। पिछले जब फर्स्ट में ये पेंडेमिक कोविड का आक्रमण जब हुआ था संपूर्ण विश्व में, प्रथम जो है वो आपको हम सभी जानते हैं कि चाइना में हुआ था। तो चाइना में ऐसी स्थिति थी जिससे हम सभी विश्ववासी, भारतवासी सब जानते हैं कि बहुत खराब स्थिति थी, और वहीं से फैलते फैलते दूसरे देशों में और हमारे भारत में भी संक्रमण का फैलाव बहुत हुआ। जहाँ तक रही एक्यूपंक्चर चिकित्सा की बात, तो चाइना में जब प्रथम लहर कोविड-19 का आक्रमण जब हुआ तो वहाँ के डॉक्टर्स और चिकित्सा क्षेत्र के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, रिसर्चर सब परेशान हो गए, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। आप एक्यूपंक्चर रिसर्च में देखेंगे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्यूपंक्चर से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा करके चाइना में एक्यूपंक्चर पर नियंत्रण का बहुत बड़ा असर हुआ, नियंत्रण करने में, और कुछ समय तक के लिए समाप्त तो नहीं कहेंगे लेकिन 90% तक कंट्रोल वहाँ हो गया था। तो देखिए, एक्यूपंक्चर से हम तो ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं पेंडेमिक में, बस रोग प्रतिरोध क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ने के बाद इसका वायरस का आक्रमण से शरीर को सुरक्षा मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक रही बचाव के दूसरे जो और प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि हम मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, जो WHO ने प्रोटोकॉल्स जाहिर किया है डिस्टेंस के लिए, जैसे कि हम लोग दूरी बनाकर जो रखते हैं जिससे कि एक दूसरे में संक्रमण नहीं फैले, तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं बचाव की जो WHO ने जारी किया है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए एक्यूपंक्चर से एकमात्र इसका जो है आपको कंट्रोल किया जा सकता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा करके। पेन का, फीवर का जो भी सिम्टम्स है वो एक्यूपंक्चर के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मेन क्या है कि कोविड को एकमात्र हम एक्यूपंक्चर के द्वारा रोग प्रतिरोध क्षमता को ही, बॉडी इम्यूनिटी को ही हम डेवलप कर सकते हैं, बस एकमात्र इसका यही उपाय है। हमारे शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अभी पिछले 10 साल के अंदर WHO ने भी बहुत सारा पॉइंट रिसर्च करके, एक्सेप्ट करके एक्यूपंक्चर को दिया गया है, और हम लोग उस पॉइंट्स पर काम करते हैं तो शरीर में जो है बायोकेमिकल सब्सटेंस और सेल के माध्यम से
नेचुरल मेडिसिन्स बनता है उस डिजीज़ के अगेंस्ट में, और वो क्योर हो जाता है बीमारियाँ। जैसे कि मैं मुख्य रूप से स्पाइन का विशेषज्ञ हूँ। मेरा मेन फंक्शन है, मेरा जो वर्क है इस एक्यूपंक्चर में स्पाइन के क्षेत्र में है। तो मेरे पास विशेष क्या बताऊँ, सभी तरह के स्तर के लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स में, वेलोर में हर जगह सर्जरी लिख दिया जाता है। मेरे यहाँ एक्यूपंक्चर विदाउट सर्जरी वो ठीक होते हैं। अगर इंडिया का बेस्ट सर्जन अगर सर्जरी करता है स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस का, तो मिनिमम 15 लाख रुपया वो लेते हैं। मेरे यहाँ एक मामूली खर्च में पेशेंट 100% क्योर होता है। हम कोई मेडिसिन नहीं देते, सारा काम एक्यूपंक्चर से माध्यम से होता है। तो जिस तरह अन्य पद्धतियाँ में अन्य बीमारियों के लिए जो ट्रीटमेंट है मेडिसिन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा, उस तरह हमारे एक्यूपंक्चर में भी है। आपको एक चीज़ जानकर आश्चर्य होगा, ब्रेन सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी जो होता है उसमें एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया करते हैं तो पेशेंट में होश में रहते हुए हम लोगों से आपसे बात करेगा, और ओपन हार्ट सर्जरी और ब्रेन ऑपरेशन आप कर सकते हैं पेशेंट का। तो क्या है कि अभी कई जगह वर्ल्ड में, यहाँ तक कि मेरे इंडिया में भी एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया करके तब सर्जन लोग सर्जरी करते हैं। तो इससे क्या है कि देखिए सर्जरी में हम लोग सुनते हैं कि कई लोग सर्जरी के दरमियान या सर्जरी के बाद डेथ कर गए। तो कई बार एनेस्थेटिक जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसको ओवरडोज की वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया दे के आराम से आप सर्जरी करते हैं। इस तरह से बहुत सारा चीज़ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में पश्चिम बंगाल राज्य चले जाएं, जो हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं सब में एक्यूपंक्चर मेडिकल ऑफिसर हैं। भारत का सबसे पहला एक्यूपंक्चर का रिकॉग्नाइजेशन वेस्ट बंगाल स्टेट में मिला था। और केवल एक्यूपंक्चर के डॉक्टर MBBS लोग भी बहुत सारे एक्यूपंक्चर, जैसे हमारे जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर भवानी प्रसाद साहू, वो MBBS थे, उनको डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड मिला था। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ही उन्होंने एक्यूपंक्चर का पढ़ाना प्रारंभ किया, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन मिला। और वहाँ तो रिकॉग्नाइज प्लस आपको तमिलनाडु एक्यूपंक्चर मेडिकल काउंसिल रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट से। मैं वहाँ एक्यूपंक्चर मेडिकल काउंसिल का मैं मेंबर हूँ। अभी रिसेंट पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार जो है वो एक्यूपंक्चर का रिकॉग्नाइज दे दी है, और अभी वहाँ रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। अभी इस बैच में जितने MBBS डॉक्टर्स थे सबको जो एक्यूपंक्चर पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। जो लोग केवल ओनली एक्यूपंक्चरिस्ट हैं जैसे मैं हूँ, तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक अलग एग्ज़ाम हुआ है और वहाँ फिर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन भी दिया जा रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे जो है स्प्रेड कर रहा है एक्यूपंक्चर, लेकिन लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। और कई बार लोग गलतफहमी में रहते हैं कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों का तुलना एक जैसा करते हैं, लेकिन नहीं, एक्यूपंक्चर बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर साहब, हम एक बात और जानना चाहेंगे, आपको जो आज इतनी अच्छी ख्याति मिल चुकी है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सच पूछिए तो इसका श्रेय जो है मेरे माता जी को है और मेरे सतगुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी को है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे धन्यवाद चैनल सर। से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।